दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस एपिसोड में कुछ ऐसी ज़बरदस्त खबरें हैं जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बॉलीवुड में एक बंगाली डायरेक्टर है जिसका नाम है सुजीत सरकार। पता नहीं क्या है एग्जैक्टली इसका नाम, ये इसको ही पता है क्योंकि ये अब तक तकरीबन 20 बार अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर चुका है। इसको ऐसा लगता है कि स्पेलिंग चेंज करने से ये हिट फिल्म बना सकता है। और आप यकीन मानिए, मैं ऐसे लोगों को मेंटली डिस्टर्ब मानता हूं क्योंकि इस तरह के लोगों को अपने काम पर भी भरोसा नहीं, अपने टैलेंट पर भी भरोसा नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने नाम की स्पेलिंग पर भरोसा है। इस डायरेक्टर की पिछली 3 फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर हैं और तीनों फिल्में बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्में थी। ये फिल्में थी अक्टूबर, गुलाबो सिताबो और सरदार उधम सिंह। अगर एक डायरेक्टर ने कंटिन्यू 3 वाहियात फिल्में बनाई है जो सुपर डुपर डिजास्टर हुई हैं, तो फिर कोई भी एक्टर उसकी फिल्म करने के लिए हामी कैसे भर सकता है। लेकिन बच्चन फैमिली का बंगाली डायरेक्टर्स पर बहुत ज्यादा भरोसा है। जब भी कोई बंगाली डायरेक्टर इनके पास आता है, ये फौरन फिल्म करने के लिए हामी भर देते हैं। सुजीत ने अपनी अगली आने वाली फिल्म का छोटा सा टीजर रिलीज किया है। इस फिल्म का नाम है आई वांट टू टॉक। अगर देखा जाए तो ये नाम एक इंग्लिश फिल्म का नाम होना चाहिए। इस नाम का हिंदी फिल्म से कोई लेना देना है नहीं, इस नाम का हिंदी दर्शकों से कोई लेना देना है नहीं। और इस फिल्म का हीरो है अभिषेक बच्चन, यानी कि अभिषेक बच्चन ने उस डायरेक्टर की फिल्म की है जिसकी पिछली 3 फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर हैं। सुपर डुपर डिजास्टर ही नहीं है बल्कि वाहियात किस्म की फिल्में हैं। मैं आपको यह बता दूं कि इस फिल्म को शूट किया गया था 2021 में अमेरिका में, और पिछले 3 साल से अब तक सुजीत इस फिल्म को किसी कॉर्पोरेट हाउस के गले में डालने की कोशिश कर रहा था। यह कोशिश कर रहा था कि कोई कॉर्पोरेट हाउस इस फिल्म को खरीद ले। बॉलीवुड में जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, उन सभी ने इस फिल्म को देख लिया है। उन्होंने सबने डायरेक्टर के सामने हाथ जोड़ लिए हैं कि भाई साहब हमें माफ कर दीजिए, हमारी औकात नहीं है आपकी ये फिल्म खरीदने की। उन कॉर्पोरेट हाउसेस ने डायरेक्टर साहब से कहा है कि आपने ये इतनी बड़ी फिल्म बना दी, इतनी गजब की फिल्म बना दी कि आप इसको सीधा हॉलीवुड में रिलीज करें, बॉलीवुड में रिलीज करने की जरूरत नहीं है। तो हार के झक मार के अब डायरेक्टर साहब इस फिल्म को खुद ही रिलीज कर रहे हैं। और करे भी कैसे ना, डायरेक्टर साहब के तकरीबन 60 करोड़ रुपए इस फिल्म पर लगे हुए हैं। फिल्म रिलीज होगी तो 60 CR आएंगे, उनमें से जो भी आएंगे 10 CR आएंगे, 20 CR आएंगे। अगर फिल्म रिलीज ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है सबका सब लॉस है। और ये तो छोटा सा टीजर देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि अभिषेक बच्चन इस फिल्म में क्या बना है। तो आपको यह भी पता चल गया होगा कि इस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है, इसको कोई बचा नहीं सकता। मैं यहां फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि अभिषेक बच्चन को कहानी के बारे में पता है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम यह है कि वो फिल्म किसी कहानी के आधार पर चूज नहीं करता। वो फिल्म चूज करता है ये देखकर कि उसका डायरेक्टर कौन है, उसका प्रोड्यूसर कौन है। और जो एक्टर कहानी के बेस पर किसी फिल्म को चूज नहीं करेगा, सिर्फ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बेस पर फिल्म चूज करेगा, उसका फ्यूचर क्या होगा ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। आज की तारीख में देश में बिश्नोई को लेकर हंगामा मचा हुआ है। जिसको देखो वो बिश्नोई के बारे में कुछ ना कुछ कह रहा है, क्योंकि जो भी कोई कुछ कहता है उसको पब्लिसिटी मिलती है, मीडिया हाथों हाथ लेता है। तो इंडिया में कोई एक भीमसेना है और उसका अधिकारी है सतपाल ने कहा है कि अगर मुझे अमित शाह जी इजाजत दे दें तो मैं बिश्नोई को 2 घंटे 4 मिनट में खत्म कर दूंगा। आप कैलकुलेशन देखिए, 2 घंटे 4 मिनट में। अब सतपाल साहब से कोई ये पूछे कि भाई साहब ये कैलकुलेशन आपने कैसे की है कि आपको एग्जैक्टली 2 घंटे 4 मिनट लगेंगे बिश्नोई को खत्म करने में। इस टाइमिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सतपाल कितना बड़ा नौटंकी है, कितना बड़ा ड्रामेबाज है। और आप मीडिया की हद देखिए कि जैसे ही इसने ये बात कही वैसे ही पूरे मीडिया ने इसको दबाकर चलाया। इससे पहले करणी सेना वाला भी बिश्नोई के नाम पर पब्लिसिटी ले चुका है। उसने कहा है कि जो भी पुलिस ऑफिसर बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उसको 1 करोड़ 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। आप अंदाजा लगाइए, उसने किसी को मारने की खुलेआम बात की है, मीडिया के सामने किसी को मारने के लिए कहा है, किसी की सुपारी दी है ऑन कैमरा। इसके बावजूद भी पुलिस ने उसको छुआ तक नहीं है भाई साहब।
इसके बावजूद भी पूरे मीडिया ने इस खबर को दबाकर चलाया, दबाकर दिखाया। आज की तारीख में जितने भी साउथ के निर्माता निर्देशक हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनकी हर फिल्म हिंदी बेल्ट में सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होने वाली है। यही वजह है कि जो भी फिल्म साउथ में बन रही है उसको पैन इंडिया फिल्म बताया जा रहा है और उसको हिंदी में रिलीज किया जा रहा है। हालांकि हकीकत यह है कि पूरे साल में एक दो साउथ की फिल्में ही हिंदी बेल्ट में हिट होती हैं। एक फिल्म आ रही है कंगवा, जिसका हीरो है सूर्या और इसमें विलन का रोल किया है बॉबी देओल ने। इसकी हीरोइन है दिशा पता नहीं। जो इस फिल्म का निर्माता है उसने बहुत ही प्राउड फील करते हुए ऑन कैमरा ये कहा है कि मेरी फिल्म में बॉबी देओल के ज्यादा सीन है एनिमल से। यानी इस निर्माता को ऐसा लगता है कि जो बॉबी देओल के एनिमल में 3-4 सीन थे, उन्हीं की वजह से एनिमल हिट हुई थी। पता नहीं ये कौन से फिल्म मेकर है और इनकी क्या कैलकुलेशन है और इनकी क्या नॉलेज है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म का अब तक जो कुछ भी रिलीज हुआ है वो सब एकदम वाहियात है, घटिया है। उनसे पता चलता है कि इस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है, इसको कोई बचा नहीं सकता हिंदी सर्किट में। साउथ का मुझे पता नहीं कि ये फिल्म क्या बिजनेस करेगी, लेकिन बॉबी देओल आज की तारीख में किस कदर डेस्परेट है, लाइफ में कितना परेशान है, उसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब बॉबी देओल कह रहा है कि सूर्या मेरा भाई है दूसरी मां के पेट से। यही बात बॉबी देओल सलमान खान के बारे में कह चुका है जब सलमान ने बॉबी देओल को अपनी फिल्म में काम दिया था। यही बात बॉबी देओल रणबीर के बारे में कह चुका है जब एनिमल रिलीज हुई थी। यानी कि बॉबी देओल को चमचागिरी करने की आदत पड़ गई है। आज की तारीख में बॉबी देओल इतना परेशान है, उसको यह लगता है कि अगर वो एक्टरों की चमचागिरी करेगा तो उसको फिल्में मिलती रहेंगी। बॉबी देओल साहब, मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि इस तरह से चमचागिरी करने से, लोगों के तलवे चाटने से आपका कैरियर कहीं नहीं पहुंचने वाला। हरियाणा में एक फोगाट फैमिली है जिसमें सब लोग पहलवान हैं। इन्हीं की कहानी पर फिल्म दंगल बनाई थी आमिर खान ने। जब किसी की कहानी पर कोई फिल्म बनाई जाती है तो उससे पहले उसकी कहानी के राइट्स लिए जाते हैं लीगली और एक अमाउंट फिक्स होती है। आमिर खान ने ये राइट्स फोगाट फैमिली से लिए थे 1 करोड़ रुपए में और आमिर खान ने उनको 1 करोड़ रुपए दे दिए थे। अब बबीता फोगाट ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि आमिर खान की फिल्म ने 2000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और हमें सिर्फ 1 करोड़ रुपए मिले थे। पहले तो मैं बबीता को यह बता दूं कि मैडम, ये जो मीडिया में बिजनेस दिखाया जाता है इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। ये सब कुछ फेक होता है। पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने के लिए ऐसा बिजनेस बताया जाता है ताकि पब्लिक को यह लगे कि यह फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म है। ऐसी झूठी खबरें पढ़ के बहुत सारे लोग थिएटर में जाते हैं फिल्म को देखने के लिए। जो थिएटर में नहीं देख पाते वो टीवी पर आने का इंतजार करते हैं, जो टीवी पर नहीं देख पाते वो ओटीटी पर आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में चल रहा होता है कि भाई इस फिल्म ने 2000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है तो यह फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म है। तो एक तरह से कहा जाए कि इस तरह का बिजनेस बताना देना एक मार्केटिंग ट्रिक होता है। और वैसे भी आपकी फिल्म के निर्माता थे आमिर खान, जो बहुत बड़ा झूठा है। इस आदमी ने किसी भी फिल्म का आज तक रियल बिजनेस दिया ही नहीं। ये वो आदमी है जो अपनी महाफ्लॉप फिल्म को भी ब्लॉकबस्टर बता सकता है। ये वो आदमी है जिसने सीक्रेट सुपरस्टार को भी ब्लॉकबस्टर बता दिया था। ये वो आदमी है जिसने सीक्रेट सुपरस्टार का भी 2000 करोड़ रुपए का बिजनेस डिक्लेयर कर दिया था, जबकि वो फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर थी। उस फिल्म की हीरोइन को आज तक कोई फिल्म नहीं मिली। तो मैडम जी, हकीकत यह है कि उस फिल्म ने इंडिया में तकरीबन 250 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इसका मतलब यह हुआ कि आमिर खान को शेयर मिला होगा तकरीबन 100 CR का। और किसी भी फिल्म का जो ओवरसीज का और दुनिया का बिजनेस बताया जाता है वो टोटली फेक होता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती, तो उसको आप बिल्कुल भूल जाइए। लेकिन अब इस मुद्दे पर वापसी आते हैं कि भाई जब आपसे 1 करोड़ रुपए में राइट्स खरीदे थे और आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए गए तो आपको प्रॉब्लम क्यों है? मैडम जी, मैं आपको ये बता दूं कि हमें नहीं पता था कि आप लोग कौन है, फोगाट कौन है। दंगल के बाद हमें पता चला कि आप लोग कौन हैं। दुनिया भर में अगर आज की तारीख में आप लोगों को कोई जानता है तो वो सिर्फ और सिर्फ दंगल फिल्म की वजह से जानता है। अगर आज आप लोग पॉलिटिक्स में भी घुस गए हो तो सिर्फ उसी फिल्म की वजह से घुसे हो। तो हकीकत यह है कि आपको आमिर खान के पैर धोकर पीने चाहिए कि उसने आपके ऊपर फिल्म बनाई, आप लोगों को दुनिया में फेमस कर दिया और आज बहुत लोग आपको जानते हैं। नहीं तो आप यकीन कीजिए, आप जैसे हरियाणा में ना जाने कितने रहते हैं और हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको याद हो तो आमिर खान आपके घर पर आपके शादियों में भी आया है, फ्री आया है, आपने पैसे नहीं दिए थे। आमिर खान किसी शादी में जाने के लिए लेता है 5 करोड़ रुपए।
उसकी भी कैलकुलेशन कर लीजिए मैडम जी। दोस्तों ये बात तो मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि मुंबई पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर ली है पॉक्सो के अंडर एकता कपूर और उसकी मां के खिलाफ। पॉक्सो केस ऐसा खतरनाक केस है जिसमें 5-5, 6-6 महीने, 1-1 साल तक बेल नहीं मिलती है। और आप यकीन कीजिए अगर किसी आम आदमी पर पॉक्सो केस लग जाए तो भाई साहब पुलिस उसको ढूंढती फिरेगी, 24 आवर के अंदर उसको अरेस्ट करेगी। लेकिन पुलिस चुपचाप बैठी हुई है। एकता कपूर और उसकी मां को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस उनको अरेस्ट करने की कोई जल्दी नहीं दिखा रही है। मैं तो कहता हूं शायद अरेस्ट करेगी भी नहीं। ये तो आप सभी जानते हैं कि मुंबई में बॉलीवुड वालों की तूती बोलती है, बॉलीवुड वालों को पुलिस वाले हाथ भी नहीं लगा सकते। तो जाहिर सी बात है एकता और उसकी मां पर कोई भी केस रजिस्टर हो जाए उनको अरेस्ट तो किया नहीं जा सकता, पुलिस इतनी हिम्मत तो कर नहीं सकती। लेकिन अब एकता कपूर और शोभा कपूर ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें कहा है कि हम दोनों कंपनी का डे टू डे बिजनेस नहीं देखते, तो अगर किसी ने कुछ किया होगा उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं आती, हम कंपनी के सिर्फ मालिक हैं। मैं औरतों की कांतिलाल शाह एकता कपूर को बताना चाहता हूं कि मैं अपना ट्विटर हैंडल खुद नहीं चलाता, तो जो ट्वीट्स हुए हैं वो किसी और ने किए हैं, तो फिर मुंबई पुलिस ने मेरे ऊपर एफआईआर क्यों की है? और कोई एक एफआईआर नहीं की बल्कि 10 से 12 एफआईआर कर चुकी है मुंबई पुलिस। तो जब मैं ट्विटर अकाउंट चलाता ही नहीं हूं तो मेरे ऊपर ये केसेस कैसे हो सकते हैं मैडम जी? और मैडम जी अगर आपको याद हो तो आपको इसी कंपनी को चलाने के लिए पद्मश्री मिल चुका है। तो जब आप इस कंपनी को चलाती ही नहीं है तो आपने पद्मश्री क्यों लिया? आपको पद्मश्री वापस कर देना चाहिए। आपको यह कहना चाहिए कि कंपनी का डे टू डे का बिजनेस में नहीं देखती तो मुझे ये पद्मश्री नहीं मिलना चाहिए। देखो मैडम जी आपको पता है कि आपने देश में गंदगी फैलाई हुई है, आप सॉफ्ट पोर्न बनाकर अपना घर चला रही हो, तो आपके ऊपर केस तो होना ही चाहिए, आपके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन मुंबई पुलिस करेगी नहीं। बॉलीवुड का सबसे सड़ा हुआ एक्टर नवाजुद्दीन कुछ ना कुछ घटिया हरकत करता ही रहता है, किसी ना किसी केस में फंसता ही रहता है। अब इस बंदे ने एक और घटिया हरकत की है। ये एक गेमिंग ऐप का एडवर्टाइजमेंट करता है जिसका नाम है बिग कैश पोकर। लेकिन इस ऐप का जो इसने ऐड किया है उसमें इसने मुंबई पुलिस की वर्दी पहनी है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि जितने भी गेमिंग ऐप है ये सब फ्रॉड करने वाले हैं। एक ना एक दिन इस ऐप को चलाने वाले भी फ्रॉड करके भाग जाएंगे। और नवाज इस बात को अच्छी तरह जानता है कि ये ऐप सिर्फ धोखाधड़ी करने के लिए है। इसके बावजूद भी इस बंदे ने मुंबई पुलिस की वर्दी पहनकर इस ऐप का प्रमोशन किया है। तो बस अब इसी बात को लेकर नवाजुद्दीन पर भी एफआईआर हो गई है। लेकिन होगा कुछ नहीं, नवाजुद्दीन को पुलिस छुएगी भी नहीं भाई साहब। आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले प्रभास की फिल्म आई थी सलवार, जो बहुत बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर रही थी, लेकिन इस फिल्म को हिट बताया गया था। जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं भाई साहब, उन्होंने इस फिल्म की मार्केटिंग पर इतना खर्चा किया कि पूरे 1 साल इस फिल्म को ट्विटर पर ट्रेंड करते रहे और फाइनली प्रभास को यह यकीन दिला दिया कि उनकी ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर है। यही वजह है कि प्रभास पार्ट 2 करने के लिए राजी हो गया और अब सलवार पार्ट 2 की शूटिंग चालू हो गई है। कुछ सालों पहले रणबीर कपूर और कैट की एक फिल्म आई थी अजब प्रेम की गजब कहानी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार संतोषी साहब ने और बढ़िया फिल्म थी, हिट फिल्म थी। और दुनिया को वो टाइम याद दिलाने के लिए, इस फिल्म को फिर से दिखाने के लिए इस फिल्म को दोबारा रिलीज किया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि यही वो फिल्म थी जिसने कैटरीना और रणबीर कपूर की लव स्टोरी शुरू की थी। इस फिल्म में सलमान का एक छोटा सा रोल था जिसमें सलमान रणबीर कपूर को कहता है कि यार तू तो ऐसे डर रहा है जैसे मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा है। और वो सीन बिल्कुल सच था 100%, क्योंकि उस वक्त कैटरीना रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी और सल्लू को छोड़ चुकी थी, लेकिन सल्लू को नहीं पता था। और उसके कुछ दिनों बाद ही रणबीर और कैटरीना साथ में रहने लगे थे। ये अलग बात है कि कुछ दिनों के बाद इन दोनों का भी ब्रेकअप हो गया था और फिर कैट ने कल्लू भाई से शादी कर ली थी। 1 नवंबर को कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 रिलीज होने वाली है और इस फिल्म का एक बहुत बढ़िया गाना रिलीज हुआ है, जाना समझोना। भाई साहब देखकर मजा आ गया। कार्तिक ने क्या डांस किया है, एकदम यंग बच्चों के लिए ये गाना है। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल कॉलेज में ये गाना बहुत बजेगा। अब से 5-6 दिन के बाद ही सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 रिलीज होने वाली है, लेकिन इन दोनों ही फिल्मों की एडवांस बुकिंग अभी तक चालू नहीं हुई है। उसकी वजह यह है कि दोनों ही फिल्मों के निर्माता आपस में लड़ रहे हैं, दोनों को ही ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन चाहिए। यही वजह है कि जो थिएटर ओनर्स हैं वो बेचारे बहुत ही प्रेशर में हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो किस फिल्म को लगाएं।
भूल भुलैया 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अनिल थडानी, जो पुष्पा 2 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अनिल थडानी का यह कहना है कि भाई अगर आप भूल भुलैया 3 नहीं लगाओगे तो मैं पुष्पा 2 भी नहीं दूंगा। और जबकि सिंघम अगेन को रिलीज कर रहा है पीवीआर, और पीवीआर प्लस आइनॉक्स हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन है, तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ भी कोई नहीं जा सकता। तो जो थिएटर ओनर्स हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर है और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई किस फिल्म को दिखाएं किस फिल्म को ना दिखाएं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये दोनों ही फिल्में बहुत बढ़िया बिजनेस करने वाली हैं, दोनों ही फिल्में हिट होने वाली हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लड़ाई करने का कोई फायदा है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों निर्माताओं को साथ में बैठकर इस प्रॉब्लम का हल निकाल लेना चाहिए और जल्दी से फैसला कर लेना चाहिए कि कौन सा थिएटर कौन सी फिल्म दिखाएगा। आप सभी जानते हैं कुछ दिनों पहले अदरक वारसी ने प्रभास को जोकर कहा था। जब एक मीडिया वाले ने अदरक वारसी से पूछा कि भाई साहब आपने प्रभास को जोकर कहा था, इस बात पर बहुत लोगों को ऐतराज है, तो आपका क्या कहना है? तो अरशद ने कहा कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि प्रभास क्या सोचता है, लोग क्या सोचते हैं, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। अरशद भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपको क्या फर्क पड़ने वाला है, आपका कैरियर पहले ही खत्म हो चुका है, या आपको पता है कि भाई आप कुछ भी कहो आपको फिल्में तो मिलने वाली है नहीं। ऐसा भी नहीं है कि भाई आपके कुछ कहने से आपके हाथ से फिल्में निकल जाएंगी। तो भाई साहब आप बिल्कुल फ्री हो, आप किसी भी मां बहन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही है आपकी बात। यह बात मैं सैकड़ों बार कह चुका हूं कि बॉलीवुड में कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं है। भूषण कुमार और अजय देवगन दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। भूषण कुमार अजय देवगन की 2-3 फिल्मों का प्रोड्यूसर है, जैसे कि दे दे प्यार दे, रेड 2 वगैरह वगैरह। और सिंघम अगेन का हीरो और निर्माता है अजय देवगन, भूल भुलैया 3 का निर्माता है भूषण कुमार। लेकिन अब ये दोनों ही लोग स्क्रीन्स के लिए लड़ रहे हैं। इन दोनों को अपनी फिल्म के लिए ज्यादा स्क्रीन्स चाहिए। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार अब तो इन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है, अब तो इनका रिलेशन खराब हो जाएगा। बिल्कुल नहीं भाई साहब, बॉलीवुड में सिर्फ मैटर करता है बिजनेस, बिजनेस के अलावा कुछ नहीं। कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं है भाई। भूषण कुमार की मजबूरी है कि उसको अजय के साथ ही काम करना होगा, क्योंकि तीनों खान उसके साथ काम नहीं करते, ऋतिक उसके साथ काम नहीं करता, अक्षय उसके साथ काम नहीं करता, तो किसके साथ काम करेगा? एक अजय ही बचता है और कार्तिक बचता है। उन दोनों के ही साथ भूषण को फिल्में बनानी है, तो उनके साथ झगड़ा हो ना हो काम तो उन्हीं के साथ करना है। वैसा ही कुछ अजय देवगन का है। यशराज उसके साथ काम नहीं करता, धर्मा उसके साथ काम नहीं करता, एक्सेल उसके साथ काम नहीं करता, यानी कि तकरीबन 90% इंडस्ट्री अजय के साथ काम ही नहीं करती। तो वो सारी अपनी फिल्में बनाता है, तो जाहिर सी बात है उसको भी म्यूजिक किसको देना है? भूषण को ही देना है। उसको भी फिल्म बनाने के लिए पैसे किससे लेने हैं? भूषण से ही लेने हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इन दोनों में कितनी भी लड़ाई हो फिर भी दोनों साथ में ही काम करेंगे। पदौड़े अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 जल्दी रिलीज होने वाली है। उस फिल्म का एक पोस्टर भी रिलीज हो चुका है, जिसमें अल्लू अर्जुन को पातते हुए दिखाया गया है। यह फिल्म 6 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब एक दिन पहले यानी कि 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। अब ये तो पदौड़े अल्लू अर्जुन को ही पता होगा कि भाई इस एक दिन से क्या डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अल्लू अर्जुन इसको 5 दिसंबर को रिलीज इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसकी फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर है, क्योंकि उसके बाद छुट्टियां चालू हो जाएगी, क्रिसमस आ जाएगा, न्यू ईयर आ जाएगा, तो अगले 1 महीने तक उसकी फिल्म बिजनेस करती रहेगी। और मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अगर फिल्म अच्छी हुई, लोगों को पसंद आई, तभी फिल्म 1 महीने तक बिजनेस कर पाएगी, और अगर फिल्म अच्छी ना हुई तो फिर लोग 1 हफ्ते के बाद फिल्म देखना बंद कर देंगे। बॉलीवुड में एक बुढ़ा एक्टर है जिसका नाम है अन्नू कपूर, लेकिन ये भाई अपने आप को बुढ़ा मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। ये कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करता रहता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि न्यूज में बने रहना चाहिए। अगर न्यूज में बने रहेगा तो फिल्में मिलती रहेगी, लोग इसको अपनी फिल्म में लेते रहेंगे। अगर न्यूज में नहीं रहेगा तो फिल्में नहीं मिलेगी, और ये बात बिल्कुल सही है। तो अन्नू कपूर ने जावेद अख्तर की पोल खोली है। अन्नू कपूर ने कहा है कि जावेद अख्तर की शादी मैंने ही कराई थी। एक रात की बात है जब जावेद पीकर फुल टुन था, शबाना आजमी जी बैठी हुई थी। मैंने शबाना से कहा कि भाई क्या है, शादी नहीं करनी क्या? शबाना ने कहा कि वो हामी भरे तब ना। मैंने जावेद से पूछा कि क्या है भाई, शादी करनी है? जावेद फुल टुन था। जावेद ने बोला कि ठीक है। मैं बैंड्रा की मस्जिद में गया, वहां से मौलाना को लेकर आया और दोनों की शादी करा दी। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो जावेद अख्तर ने ये शादी होशो हवास में नहीं की थी, बल्कि नशे में हामी भरी थी। अब पहली बात तो यह कि जावेद अख्तर अपने आप को नास्तिक कहता है। जब वो नास्तिक है तो मौलाना से शादी कराने की क्या जरूरत थी? और अगर मौलाना ने शादी कराई तो वो वैलिड कैसे हो गई? और दूसरी बात
ये कि जब जावेद अख्तर इतना नशे में था कि उससे सही से चला भी नहीं जा रहा था, बोला भी नहीं जा रहा था, तो उसने जो की कबूल कहा वो वैलिड कैसे हुआ? तो मेरे ख्याल में तो ये शादी ही वैलिड नहीं है। चलो खैर, अगर शादी वैलिड भी नहीं है तो घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों के बच्चे तो है नहीं, तो शादी वैलिड हो या ना हो क्या फर्क पड़ने वाला है। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है और इस फिल्म की लंबाई है 2 घंटे 40 मिनट। इस फिल्म के जो गाने अब तक रिलीज हुए हैं बहुत बढ़िया है, ट्रेलर रिलीज हुआ है बहुत बढ़िया है। इन सबको देखने से पता चल रहा है कि यह फिल्म एक कमर्शियल फिल्म है। तो अगर एक कमर्शियल फिल्म की लेंथ 2 घंटे 40 मिनट है तो यह बिल्कुल परफेक्ट है। बुढ़े अन्नू कपूर ने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया है कि उसने प्रियंका चोपड़ा के साथ एक फिल्म की थी 7 खून माफ, और जब डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने प्रियंका से कहा कि तुझे अन्नू कपूर को किस करना है तो उसने किस करने से मना कर दिया था। और अन्नू कपूर का कहना यह है कि यह बहुत गलत बात थी, मुझे उसने किस इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं हीरो नहीं हूं, मैं हीरो जैसा नहीं दिखता। तो अन्नू जी, प्रियंका बिल्कुल सही थी, वो आप जैसे बुढ़े को किस क्यों करेगी भाई साहब, ये तो बताइए। बुढ़ापे में जब आपके पैर कब्र में लटक रहे हैं तो आपको प्रियंका चोपड़ा को किस करना है? अरे कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो मर्यादा रखिए। प्रियंका चोपड़ा को किस करोगे? वो भी इस उम्र में? अरे भाई साहब, और मुझे आप ये बताइए, अगर वो आपको किस भी कर लेती तो फिल्म को क्या फर्क पड़ जाता? वो इतनी वाहियात फिल्म थी, इतनी घटिया फिल्म थी कि अगर उस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा पूरे बॉलीवुड को भी किस कर लेती तो भी उस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय था, गारंटी था। तो श्री बुढ़े अन्नू कपूर जी, ये खूबसूरत सपने देखना बंद कर दो कि आप इस उम्र में बुढ़ापे में प्रियंका चोपड़ा को किस करोगे। कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो शर्म करो। डबल ढोल की आयुष्मान खुराना का बॉलीवुड में तो कैरियर तकरीबन खत्म हो चुका है, तो अब ये डबल ढोल की तेलुगु में एक फिल्म कर रहा है जिसका नाम है थांबा। ये एक हॉरर फिल्म है, इसमें हीरोइन है मूंछों वाली रश्मिका मंदाना। और इस तेलुगु फिल्म में डबल ढोलकी को इसलिए लिया गया है क्योंकि जो इस फिल्म के निर्माता हैं उनको ऐसा लगता है कि ये डबल ढोलकी बॉलीवुड का बहुत बड़ा सुपरस्टार है, तो वो इस फिल्म को डब करके हिंदी में भी रिलीज करेंगे और जब ये फिल्म हिंदी में रिलीज होगी तो ये सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। बताओ कैसे कैसे ख्वाब देखते हैं लोग। इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया है बॉलीवुड के सबसे सड़े हुए एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, और ये बिल्कुल सही चॉइस है। एक तरफ डबल ढोलकी और एक तरफ सड़ा हुआ, जब इन दोनों का टकराव होगा तो लोगों को फिल्म देखने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा, लोग थिएटर से बाहर फौरन निकल जाएंगे, बात खत्म। आप सभी जानते हैं एक्टर आर माधवन को, जो हिंदी में भी बहुत फिल्में कर चुका है, साउथ में भी बहुत फिल्में कर चुका है, बहुत ही इंटेलिजेंट एक्टर है, ये राइटर भी है, डायरेक्टर भी है। अब सुनने में आ रहा है कि आर माधवन एक लव स्टोरी करने वाला है धर्मा के लिए, यानी कि करण जौहर के लिए। इसमें हीरोइन होगी फातिमा सना शेख, यानी कि आमिर खान की गर्लफ्रेंड, और बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग अगले महीने चालू हो जाएगी। और ऐसा सुनने में आया है कि इस फिल्म की कहानी ऐसी है कि आर माधवन एक ज्यादा उम्र का लड़का है और एक कम उम्र की लड़की उससे प्यार करने लगती है। मैं आपको ये बता दूं कि मेरी फिल्म की कहानी भी यही है जो मैंने आर माधवन को सुनाई थी। आर माधवन ने जिस फिल्म को करने के लिए हामी भरी थी, ये कहानी मैंने करण जौहर को भी दी थी, उसने भी पढ़ी थी। मुझे नहीं पता कि ये लोग इस फिल्म को मेरी ही कहानी पर तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये लोग ऐसा करते तो आर माधवन इतना अच्छा लड़का है कि वो मुझसे जरूर पूछता, करण जौहर भी मुझसे पूछता। अगर इन्होंने मुझसे नहीं पूछा तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इनका आइडिया कुछ और हो, इनकी कहानी कुछ और हो। और कमाल ये है कि मैं उस फिल्म में आर माधवन के साथ फातिमा सना को ही लेना चाहता था। फातिमा सना को भी मैंने ये कहानी सुनाई थी। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि करण जौहर की ये फिल्म मेरी कहानी से अलग किस तरह से है। लॉरेंस बिश्नोई के कजिन ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि हम पैसों के भूखे नहीं हैं। जब ये काले हिरन को मारने का केस हुआ था उसके बाद सल्लू बिश्नोई समाज के पास आया था और उन्होंने ब्लैंक चेक दिया था कि आप जितना पैसा भरना चाहो उतना पैसा भर लो, हम साइन कर देंगे, लेकिन ये केस खत्म कर दो। हमने पैसे लेने से मना कर दिया था। तो अगर हमें पैसे चाहिए थे तो हम उसी वक्त लेते, अब हम सलमान से पैसे क्यों मांगेंगे? तो हमें पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। ये जो भी झगड़ा है वो सिर्फ इस बात का झगड़ा है कि सलमान को हमारे मंदिर में आकर माफी मांगनी ही होगी। और अगर आपको याद हो तो मैं अपने एक वीडियो में ये बात कह चुका हूं कि बिश्नोई सलमान से 2-4-5 करोड़ रुपए क्यों मांगेगा? अगर मांगेगा तो 500 CR मांगेगा, उससे कम क्यों मांगेगा भाई साहब? बुढ़े अन्नू कपूर ने शाहरुख खान को भी टारगेट किया है। बुढ़े अन्नू कपूर ने कहा है कि जो शाहरुख खान की फिल्म थी चक दे इंडिया, उस फिल्म में
जो शाहरुख खान का रोल था वो रियल कहानी थी नेगी साहब की, जो एक हॉकी कोच था। अन्नू कपूर ने कहा कि चक दे इंडिया में शाहरुख खान का नाम नेगी साहब होना चाहिए था, लेकिन नेगी साहब नहीं रखा, बल्कि उसको एक मुस्लिम दिखाया, क्योंकि उनको ऐसा दिखाना था कि इंडिया में जो मुस्लिम है वो बहुत बड़े देशभक्त हैं। शाहरुख खान हिंदुस्तान का बहुत बड़ा देशभक्त आदमी है। तो अन्नू कपूर का कहना यह है कि जो उस फिल्म में दिखाया गया वो बिल्कुल गलत है। उसमें एक मुस्लिम को देशभक्त दिखाया गया और एक हिंदू को देशद्रोही दिखाया गया। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अन्नू कपूर फुल ड्रामा कर रहा है, न्यूज में रहने की कोशिश कर रहा है और कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है और सक्सेसफुल हो रहा है। बात खत्म। कसम रावण की चंकी पांडे की पत्नी भावना पांडे ने कमाल की बात कही है। करण जौहर ने एक वेब सीरीज बनाई है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, उसमें भावना पांडे भी है और भावना ने उस वेब सीरीज में कहा है कि मेरी बेटी का अफेयर आदित्य राय कपूर से था, उससे ब्रेकअप हो गया। तो क्या हो गया, लोग अब कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटी का तो कोई और बॉयफ्रेंड है। अरे भाई मेरी बेटी नॉर्मल है, तो अगर मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब तक उसने किसी से शादी नहीं की तब तक वो कितने भी बॉयफ्रेंड रख सकती है। हाँ, जिस दिन वो शादी कर लेगी उसके बाद बॉयफ्रेंड रखना नहीं चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि भावना करण जौहर के शो में खुद ही कह चुकी है कि अनन्या पांडे एक वक्त में डबल डेट कर रही थी, यानी कि 2 लड़कों को एक साथ डेट कर रही थी। भाई साहब, तो जो मां अपनी बेटी को एक साथ 2 लड़कों को डेट करने पर कुछ नहीं कहती, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बॉयफ्रेंड रखने में उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और क्यों प्रॉब्लम होगी यार? ये तो आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले एक फेमस पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी को उसके ऑफिस के सामने ही खत्म कर दिया गया था। उस केस में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। उसका बेटा है जीशान सिद्दीकी और उसको बीजेपी गठबंधन से टिकट मिल गया है इलेक्शन लड़ने के लिए। जल्दी ही महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत ही सिंपैथी मिल रही है जीशान को। यही वजह है कि वो इलेक्शन जीत जाएगा, एमएलए बन जाएगा। हमारी तरफ से एडवांस में मुबारकबाद। एक कोई एक्टर है विक्रम कपाड़िया, ना ही मैं नाम से जानता ना ही मैं शक्ल से पहचानता, लेकिन इस भाई ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा है कि जो धर्मा है और वायरएफ है वो एक्टरों को अच्छे पैसे नहीं देते। उनका कहना यह है कि हम बहुत बड़े निर्माता हैं, तो अगर हमारे साथ आपको काम करना है तो हम आपको ज्यादा पैसे नहीं देंगे। यही वजह है कि एक्टरों को इन दोनों ही निर्माताओं के पास बहुत कम पैसों में काम करना पड़ता है। अब मैं विक्रम कपाड़िया से यह जानना चाहता हूं कि भाई साहब आप कौन हो? मैं तो ना ही आपको जानता और ना ही आपको पहचानता। तो अगर आप जैसे लुखे को करण जौहर ने काम दिया है या वायरएफ ने काम दिया है तो यह आप पर एहसान किया है। यह आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपकी फीस क्या होनी चाहिए? यह तो जो लोग आपको काम दे रहे हैं वही डिसाइड करेंगे ना कि आपकी फीस क्या होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को ऋतिक रोशन मानते हो या रणबीर कपूर मानते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपको 50 करोड़ मिलने चाहिए, तो ये आपके सपने हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी मर्जी है। मेरे ख्याल में आपको करण और आदि का एहसानमंद होना चाहिए, उनके पैर धोकर पीने चाहिए कि वो आपको काम देते हैं, पैसे देते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है भाई साहब। नहीं तो हकीकत तो यह है कि अगर आपको फ्री में भी काम देते हैं तो यह भी बहुत बड़ी बात है। लुक्के बताइए आप, एक तो वो लोग इसको काम देते हैं और ऊपर से ये उनको बता रहा है कि इसको कितने पैसे मिलने चाहिए और इसको पैसे कम देते हैं। हो गई ना हद? यार कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। कसम से कसम, राजस्थान के उस काले हिरन की जो बहुत ज्यादा परेशान था, जिसको किसी ने नहीं मारा, उस बेचारे ने खुद ही परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी। अगली खबर वही खबर है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आपको याद हो तो मुंबई पुलिस को एक एसएमएस आया था जिसमें कहा गया था कि सलमान को फौरन ही 5 करोड़ दे देने चाहिए अगर उसको अपनी जान बचानी है। और मैं बिश्नोई का आदमी हूं, इस मैसेज को बहुत सीरियसली लेना। और मैंने अपने वीडियो में बताया था कि ये मैसेज जिसने भी भेजा है वो 1 नंबर का लुक्खा है। मुंबई पुलिस जल्दी उसको अरेस्ट कर लेगी और सबक सिखाएगी, और वैसा ही हुआ। ये 1 नंबर का लुक्खा है और मुंबई पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया है। इसका नाम है मोहसिन और ये जमशेदपुर में सब्जियां बेचता था। भाई साहब आप अंदाजा लगाइए, सब्जियां बेचते बेचते इसके दिमाग में यह आया कि अगर ये मैसेज भेज देगा तो इसको फौरन ही बिश्नोई के नाम पर 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे और इसकी जिंदगी बदल जाएगी। ये रातों रात करोड़पति बन जाएगा। अब इसको यह नहीं पता था कि रातों रात जेलपति बनने वाला है, अब जेल में बैठा हुआ है।
मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि डायरेक्टर सुनील दर्शन का कैरियर खत्म हो चुका है। आज की तारीख में उस बेचारे की फिल्म कोई नहीं करता, तो जाहिर सी बात है वो लोगों की पोल पट्टी खोलने पर लगा हुआ है। आज की तारीख में सुनील दर्शन का यही काम है कि किसी ना किसी यूट्यूबर को इंटरव्यू देता है और उसमें लोगों की पोल पट्टी खोलता है, बॉलीवुड वालों की। सुनील दर्शन ने बताया है कि अक्की की बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो गई थी, अक्की का कैरियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था और उस वक्त अक्की रोते हुए मेरे पास आया था और जब मैंने अक्की की आंखों में आंसू देखे तो मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने उसको फिल्म जानवर दे दी और फिल्म जानवर हिट हो गई और फिर से अक्की का कैरियर पटरी पर आ गया। एक तरह से देखा जाए तो सुनील दर्शन का यह कहना है कि अगर अक्षय कुमार को सक्सेसफुल बनाया है तो वो सुनील दर्शन ने ही बनाया है। अरे भाई साहब, मैं कहता हूं चलिए इसमें कोई सच्चाई भी है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि एक वक्त में आप दोनों दोस्त थे, तो अगर आज आप थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए अपने दोस्तों की पोल पट्टी खोल रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है भाई साहब। कसम उस कमाल के ड्राइवर की जिसने रात को फुटपाथ पर सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी और फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। अगली खबर है बिग बॉस के बारे में। अगर आपको याद हो तो इसी बिग बॉस सीजन में एक लड़की आई थी जिसका नाम है हेमा। इस लड़की ने कुछ सालों पहले सलमान को बहुत बुरा भला कहा था, मीडिया के सामने बहुत गालियां दी थी, बहुत गंदी गंदी बातें कही थी सलमान के बारे में। और फिर जब मैंने इसको बिग बॉस में देखा तो मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा कि यार ये सलमान के शो में कैसे आ गई, लेकिन शायद जो बिग बॉस के निर्माता हैं उनकी समझ में आया कि उन्होंने क्या गलती कर दी और कुछ ही दिनों के बाद इस लड़की को बिग बॉस से निकाल दिया गया। अब हेमा के पति गौरव सक्सेना ने बताया है कि पिछले कई साल से हेमा बिग बॉस में जाने की कोशिश कर रही थी और एक कास्टिंग एजेंसी को हेमा ने 3.5 लाख रुपए दिए थे, तब उन्होंने हेमा को बिग बॉस में भेजा था। उसका कहना यह है कि बिग बॉस में बहुत सारे लोग जाते हैं पैसे देकर। यह बात मैं भी कंफर्म करता हूं कि बिग बॉस में 50% वो लोग जाते हैं जो या तो पैसे देते हैं या किसी के साथ कंप्रोमाइज करते हैं और 50% लोग वो होते हैं जिनको शायद कंट्रोवर्सी की वजह से लिया जाता है या वो टीवी सीरियल से होते हैं या किसी रियलिटी शो से होते हैं वगैरह वगैरह। तो मुझे बिल्कुल भी अचंभा नहीं है अगर गौरव ये कह रहा है कि हेमा पैसे देकर बिग बॉस में गई थी। दोस्तों, प्रभास की एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है राजा साहब और इस फिल्म का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। प्रभास मीठा बनकर बैठा हुआ है। अब मेरी समझ में नहीं आया कि प्रभास को अगर फिल्म में मीठा दिखाया गया है तो फिल्म कैसे चलेगी। मैं आपको ये बता दूं कि ये एक पैन इंडिया फिल्म है। इस फिल्म का बजट है तकरीबन 500 करोड़ रुपए और इस फिल्म में 12 लड़कियां हैं, यानी कि जो भी इस फिल्म का डायरेक्टर है और निर्माता है उन दोनों ने तो इस दुनिया में ही जन्नत देख ली। उनके तो मजे ही मजे हैं भाई साहब, उनके पास मिठाई की कोई कमी नहीं है। इस फ्राइडे को अदरक वारसी की एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है अदरक सिंह चौधरी। क्या? अदरक सिंह चौधरी। और भाई साहब, जिन थिएटर्स पर यह फिल्म लगी हुई है वहां दंगे हो गए हैं। हिंदुस्तान की पब्लिक अपना घर बार मकान दुकान बंद करके थिएटर्स पर पहुंच गई है। उनका कहना यह है कि अगर अदरक वारसी की फिल्म नहीं देखी तो जिंदगी में क्या किया, बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, काम छोड़ देंगे, बिजनेस बंद कर देंगे, लेकिन अदरक वारसी की फिल्म जरूर देखेंगे। सारे थिएटर्स पर पुलिस को बुलाया गया, लाठी चार्ज हो रहा है और लाठी चार्ज होने के बाद यह हुआ भाई साहब कि 3 बजे तक के इस फिल्म के सभी शो कैंसिल हो गए थे। किसी ने भी एक भी टिकट नहीं खरीदा था। बताओ यार, ये कौन निर्माता है जो अदरक वारसी को भी हीरो समझते हैं, अदरक वारसी के साथ भी फिल्म बनाते हैं यार, मतलब हद ही हो गई। और मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म के पोस्टर पर एज ए निर्माता किसी का भी नाम हो, लेकिन इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है एक बाहर के आदमी ने। वो बेचारा मुंबई आया होगा प्लेन में बैठकर और अब चप्पल पहनकर ट्रेन में बैठकर वापस जाएगा। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।